हेलो स्टूडेंट, स्टडी विद सोनू चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइंस क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी चैप्टर है इंटरिंग द साइंस, विज्ञान में प्रवेश। तो हम लोग यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों को कवर करेंगे और बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आसानी से लिखा हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो साइंस इज अ थिंकिंग नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट। साइंस यानी कि विज्ञान केवल तथ्यों का संग्रह नहीं बल्कि सोचने का एक समझने का तरीका भी है। तो विज्ञान क्या है? एक केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है बल्कि सोचने और समझने का यह तरीका भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज साइंस, यानी कि विज्ञान है क्या। विज्ञान क्या है? तो साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। It helps us understand fact through the observation, experiment, and logical reasoning. Science improves our daily life by solving problems and developing new technology. क्लियर हो गया? तो विज्ञान हमारे आसपास की प्रकृति और संसार का व्यवस्थित अध्ययन है। यह निरीक्षण, प्रयोग तथा तार्किक सोच के माध्यम से सत्य को समझने में सहायता करता है और विज्ञान की नई खोजों और नई तकनीक का विकास हमारे जीवन को आसान बनाता है। तो क्लियर हो गया? तो साइंस क्या करता है? साइंस हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग नेचर, यानी कि प्रकृति को, चीज़ों को समझने में, सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम, और रियल लाइफ प्रॉब्लम को समझने में हमारी हेल्प करता है, मेकिंग लाइफ बेटर, और हमारी लाइफ यानी कि जीवन को बेटर बनाता है, अच्छा बनाता है, डेवलपिंग न्यू इन्वेंशंस, और नए नए तकनीक, नए नए खोज करता है। तो ये क्लियर हो गया हेडिंग आपका। तो अब आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे। तो यूपी बोर्ड वाले हिंदी में लिख लेंगे, सीबीएसई बोर्ड वाले अपना लैंग्वेज सीबीएसई में लिखेंगे। तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं साइंस एक्सप्लोरेशन की। वैज्ञानिक अन्वेषण क्या होता है? तो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग न्यू आइडियाज एंड फैक्ट बाय ऑब्जर्विंग, asking question and performing experiments. It helps scientists understand nature and make useful invention. सेम वही प्रकार से ये भी है कि वैज्ञानिक अन्वेषण नई जानकारी और नए तथ्यों की खोज करने की प्रक्रिया है। इसमें निरीक्षण करना, प्रश्न पूछना, परिकल्पना बनाना तथा प्रयोग करना शामिल होता है। इससे नई खोजें और उपयोगी आविष्कार संभव होते हैं। तो क्लियर हो गया साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। अब हम बात करते हैं स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। वैज्ञानिक विधि के चरण क्या होते हैं? तो साइंटिस्ट सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप। मतलब इस स्टेप के द्वारा साइंस क्या करते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी कि निरीक्षण करते हैं। क्लियर हो गया। फिर उनके माइंड में तुरंत प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि प्रश्न क्लिक करता है कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। फिर यानी कि हाइपोथेसिस, यानी कि वो व्यक्ति क्या करता है, फिर परिकल्पना करता है। परिकल्पना करने के बाद एक्सपेरिमेंट, यानी कि वो क्या करता है, प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। फिर उसके बाद एनालिसिस, यानी कि विश्लेषण करता है। फिर कंक्लूजन, यानी कि उसके बाद में उसे क्या मिलता है, निष्कर्ष मिलता है। तो ये पूरी प्रोसेस यानी कि साइंटिस्ट अपनाते हैं। पहले क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यानी कि उसे निरीक्षण करते हैं। फिर उनके माइंड में देखने के बाद प्रश्न उठता है। फिर वे परिकल्पना करते हैं, सोचते हैं कि कैसे करना है। फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि प्रयोग करते हैं। फिर एनालिसिस, विश्लेषण करते हैं। फिर लास्ट में उन्हें क्या मिलता है, कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष मिलता है। तो वैज्ञानिक किसी समस्या का समाधान करने के लिए निम्न चरणों का पालन करते हैं। पहले निरीक्षण, फिर प्रश्न, फिर परिकल्पना, फिर प्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर निष्कर्ष। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कि आवर्धक शीशा क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। A magnifying glass is a convex lens that is thick in the middle and thin at the edge। मतलब कि यह किनारों पे, थिक इन द मिडिल, बीच में क्या होता है, मोटा होता है, और किनारों पे पतला होता है। When we look at small object through it, जब हम इससे किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखते हैं, it forms virtual erect and enlarge image of the object। तो यह क्या करता है, उस वस्तु की सीधी और बड़ी इमेज बना देता है। तो आवर्धक शीशा एक
उभय लेंस होता है जो बीच में मोटा और किनारों में पतला होता है। छोटे वस्तुओं को जब हम इसके माध्यम से देखते हैं तो यह वस्तु का आभासी और सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना देता है। तो क्लियर हो गया। यहाँ पे याद रखिए, जब आप एक ड्राइंग बॉक्स खरीदते हैं, ये बॉक्स खरीदते हैं स्कूल जब जाते हैं, उस बॉक्स में छोटे छोटे टूल्स बने होते हैं, स्केल भरे होते हैं इस टाइप के, तो उसमें इस तरह का एक लेंस भी आपको देखने को मिलता है। तो जब आप उससे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या दिखता है, बड़ा दिखता है। तो यही हमारा क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो क्लियर हो गया। इसका उपयोग छोटी वस्तुओं को साफ देखने के लिए किया जाता है। इट यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट क्लियरली। इट इज यूज टू रीडिंग टिनी लेटर्स, टाइम टेबल्स, मैप, बुक्स। छोटे अक्षरों को, समय सारणी, नक्शे, किताबों आदि को पढ़ने में लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कंपास। कंपास यानी कि दिशा सूचक यंत्र क्या होता है। तो अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन। इट हैज मैग्नेटिक नीडल दैट ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्लियर हो गया। तो कंपास एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग दिशाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें लगी चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। तो ये हमारा क्या कंपास है, दिशा सूचक यंत्र है। इसमें जो निडल लगी होती है हमेशा उत्तर और दक्षिण की ओर संकेत करती है। यह उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्यम, पश्चिम दिशाओं का पता लगाने के लिए उपयोगी है। नाविक, यात्री, संवर्धक, नक्शों में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि नाविक जो होते हैं वो भी इसका उपयोग करते हैं। की पॉइंट्स की बात करें तो यह एक दिशाएं ज्ञात करने वाला यंत्र है और इसकी सुई सदैव उत्तर और दक्षिण में होती है और ये 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, उत्तर, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग क्या होता है। तो एन एक्सपेरिमेंट इज अ साइंटिफिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन और टू टेस्ट हाइपोथेसिस। इट इज डन अंडर द कंट्रोल कंडीशंस एंड हेल्प्स द डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट। तो प्रयोग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो किसी प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने की परिकल्पना की जांच करने के लिए की जाती है। यह नियंत्रित स्थितियों में किया जाता है और नए तथ्यों की खोज में मदद करता है। क्लियर हो गया। एक्सपेरिमेंट का उपयोग कब करते हैं, नए तथ्यों की खोज के लिए करते हैं, यानी कि न्यू एक्सपेरिमेंट के लिए करते हैं। इट हेल्प्स द वेरीफाइंग प्रोविंग हाइपोथेसिस, मतलब यह परिकल्पना की जांच को सिद्ध करने में मदद करता है। क्लियर हो गया। तो यह क्या करता है, नए तथ्यों की खोजने और परिकल्पना की जांच करने में हेल्प करता है। तो एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया। जैसे कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उसे सीखेंगे और आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, मेजरमेंट। मेजरमेंट बोले तो मापन क्या होता है। आप कहीं भी मार्केट में जाते हैं तो कोई भी चीज़ आपको क्या माप तोल के मिलती है। तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस फाइंडिंग द साइज, लेंथ, मास, वॉल्यूम और एनी अदर क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कंपेयरिंग इट विद अ स्टैंडर्ड यूनिट। मतलब कि मापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु के आकार, लंबाई, द्रव्यमान, आयतन या किसी अन्य राशि को मानक इकाई से तुलना करके ज्ञात किया जाता है। तो क्लियर हो गया। मापन हमें सही मान जानने में मदद करता है और यह हमेशा मानक इकाई से तुलना करके किया जाता है। इकाइयों द्वारा, जैसे कि मीटर हो गया, लीटर हो गया। आप कोई कपड़ा लेने जाते हैं तो किसमें, मीटर में माप के देता है। आप दूध लेने जाते हैं तो लीटर में मापता है। और आप जैसे कि चीनी लेने जाते हैं तो आप किलोग्राम में माप के देता है, वेट में करके देता है, मास में करके देता है। आप समय देखते हैं तो आप किसमें मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी क्या कहलाते हैं, मेजरमेंट यानी कि मापन कहलाते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं पैटर्न। पैटर्न यानी कि प्रतिरूप क्या होता है। पैटर्न का मतलब होता है एक सीक्वेंस में किसी चीज का चलना। जैसे कि 1 के बाद क्या आ जाता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। यहाँ पे भी देखिए आपको पैटर्न समझाया गया। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, यानी कि 2 का गैप चल रहा है या क्या एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कलर के माध्यम से आप देख सकते हैं, लाल, येलो के बाद पीला, येलो के बाद क्या है, रेड के बाद येलो, फिर रेड के बाद येलो, मतलब लाल पीला का मतलब कि पैटर्न चल रहा है। फिर यहाँ पे देखिए सर्किल ट्रायंगल, सर्किल ट्रायंगल, ये भी एक पैटर्न है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप इधर समझ सकते हैं। तो पैटर्न की डेफिनेशन क्या हो जाएगी,
अ पैटर्न इज अ सीक्वेंस और अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स दैट फॉलोज अ डेफिनाइट ऑर्डर और रूल। इट कैन बी सीन नंबर, शेप, लेटर्स, कलर्स इन नेचर्स। मतलब कुछ भी हो सकता है। तो प्रतिरूप उन चीज़ों का निश्चित क्रम या व्यवस्था होता है जो किसी नियम का पालन करता है। यह संख्याओं, आकृतियों, अक्षरों, रंगों या प्रकृति में देखा जाता है। तो क्लियर हो गया, आपको पैटर्न समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं मॉडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग हो जाएगी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो मॉडल क्या होता है? अ मॉडल इज अ सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट सिस्टम और प्रोसेस। इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन और स्टडी समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व डायरेक्टली। मतलब कह रहा है कि मॉडल किसी वास्तविक वस्तु, तंत्र या प्रक्रिया का सरल रूप होता है। इसका उपयोग किसी ऐसी चीज को समझने में या समझाने में, अध्ययन करने में किया जाता है जिसे सीधे देखना कठिन होता है। जैसे कि आप ग्लोब यानी कि अर्थ मॉडल को समझते हैं। अर्थ यानी पूरी पृथ्वी को तो आप देख नहीं सकते, तो इस ग्लोब के माध्यम से आपको पूरी पृथ्वी का अध्ययन करा दिया जाता है, पूरे ग्लोब के बारे में जानकारी दे दी जाती है। तो यानी कि ये ग्लोब हमारा क्या कर देता है, यानी अर्थ को समझने में आसान बना देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हर्ट का मॉडल इस प्रकार से होता है, मॉडल ऑफ हर्ट। इस फिगर के माध्यम से आपको हर्ट के बारे में समझा दिया जाता है। आप हर्ट को डायरेक्टली देख नहीं सकते, तो ये भी क्या हो गया, एक मॉडल हो गया। तो मॉडल किसी वस्तु का वास्तविक सरल रूप होता है, मतलब उसे जिसे आप आसानी से समझ सकें, यह समझने को आसान बनाता है। और ग्लोब यानी कि पृथ्वी, हृदय का मॉडल, एग्जाम्पल, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। तो क्लियर हो गया। तो मॉडल इज ए सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट सिस्टम और प्रोसेस। इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेन और स्टडी समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व डायरेक्टली। मतलब जिसे आप आसानी से देख और समझ नहीं सकते और उसे मॉडल के द्वारा समझा दिया जाता है, तो क्या कहलाता है, मॉडल कहलाता है। तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सिंप्लीफाइंग द स्टार्स। तारों का सरल बनाना क्या होता है? एस्ट्रोनॉमर्स कैन नॉट स्टडी ऑल द स्टार्स वन बाय वन बिकॉज देयर are millions of stars in the sky, so they group of stars into different categories based on their brightness, size, color, temperature, etc. This process is called simplifying the stars। मतलब कि जो खगोल शास्त्री थे, वैज्ञानिक थे, सभी तारों को एक एक करके अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि लाखों में तारे होते हैं। अब तारे होते हैं, अब बताइए लाखों करोड़ों तारे होते हैं, तो सभी एक एक तारों का अध्ययन तो नहीं किया जा सकता। इसलिए वे क्या करते हैं, इसलिए वे तारों को उनकी चमक, रंग, तापमान आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटते हैं। इस प्रक्रिया को तारों को सरल बनाना कहते हैं, मतलब कि ग्रुप में बांट देते हैं। जैसे कि जो गर्म तारे हैं, यानी कि जिनका तापमान एक समान है तो उसे अलग कर दिए, जिनका रंग एक समान है तो उनको अलग कर दिए, जिनकी चमक ज़्यादा है, ब्राइटनेस जिनकी ज़्यादा है, उनको अलग ग्रुप में बांट दिए। तो इस प्रकार से तारों को सिंप्लीफाई करके खगोल शास्त्री यानी कि एस्ट्रोनॉमर्स ने डिवाइड कर दिया है। तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज, यानी कि वैज्ञानिक भाषा क्या होती है। तो साइंटिफिक लैंग्वेज इज द लैंग्वेज दैट इज क्लियर, प्रिसाइज एंड unambiguous. It is uses unchanging and well-defined terms. It helps scientists to express their ideas and observation easily. It is the same all over the world. मतलब कह रहा है कि वैज्ञानिक भाषा वह भाषा है जो स्पष्ट, सटीक और बिना किसी दुविधा के समझे जाने वाली होती है। इसमें अपरिवर्तनीय मतलब अनचेंजिंग और स्पष्ट परिभाषित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह भाषा वैज्ञानिकों को अपने विचारों और अवलोकनों को आसानी से व्यक्त करने में सहायता प्रदान करती है। यह भाषा पूरे विश्व में समान रहती है। साइंटिफिक लैंग्वेज बोले तो आसान भाषा में जो भी वैज्ञानिक अपनी भाषा साइंस के क्षेत्र में यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज बोलते हैं, वैज्ञानिक भाषा बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सिंबल्स यानी कि प्रतीक क्या होते हैं।
तो सिंबल्स यानी कि जैसे कि आपको पूरा लिखना है हाइड्रोजन, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे हाइड्रोजन। तो इस पूरी चीज को आसान बनाने के लिए आप हर बार पूरा वर्ड ना लिखें, तो इसे एच से डिनोट कर देते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, सिंबल कहलाता है। तो सिंबल्स आर द साइन और लेटर्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट समथिंग। They are used to save time and space. Symbol helps the writing scientific statement, formula and equation in short in simple way. तो ये आपको बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा कि प्रतीक वे चिन्ह या अक्षर होते हैं जिनका उपयोग किसी वस्तु, तत्व या मात्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है। प्रतीकों का उपयोग समय स्थान बचाने के लिए किया जाता है। ये वैज्ञानिक कथनों, सूत्रों, समीकरणों को छोटे और सरल तरीकों में लिखने में सहायता करते हैं। मतलब कि जैसे आप हाइड्रोजन लिखते तो पूरा इतना बड़े में सेंटेंस भर जाता, तो एच से आप क्या किए, डायरेक्ट इसका सिंबल लिख दिए, जगह भी बच गई, टाइम भी बच गया और आपको आसानी हो गई लिखने में। तो टाइम और डिस्टेंस बचाने के लिए इसका उपयोग, मतलब प्लेस बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, स्पेस बचाने के लिए। तो क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सिंबल्स यानी कि प्रतीक का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग, सिंबल्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट यानी कि मतलब है प्रकाश की गति के लिए सिंबल्स क्या है, हिंदी में इसे बोलेंगे प्रकाश की चाल के लिए सिंबल यानी कि प्रतीक क्या है। तो द सिंबल फॉर द स्पीड ऑफ लाइट सी इट्स वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम और इम्पटी स्पेस। क्लियर हो गया। प्रकाश की चाल को सी से डिनोट करते यानी कि प्रकाश की चाल का प्रतीक सी होता है। रिक्त या निर्वात में इसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल पूछा जाए तो क्या बताएंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पूछे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो क्लियर हो गया, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास, मतलब कि मास की मानक इकाई क्या है। तो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, इट इज द बेस यूनिट ऑफ मास एसआई सिस्टम। आप इसको हेडिंग क्या बोलेंगे, द्रव्यमान की मानक इकाई। तो द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है, किलोग्राम है। यह एसआई पद्धति में द्रव्यमान की मूल इकाई होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए एसआई यूनिट ऑफ मास, तो आप क्या बताएंगे, किलोग्राम बताएंगे। यानी कि द्रव्यमान की मानक इकाई क्या होती है, किलोग्राम होती है। ये आपको याद रखना है डायरेक्टली। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक लॉज, मतलब वैज्ञानिक नियम क्या होते हैं। क्लियर हो गया। हेडिंग आपकी हिंदी में क्या रहेगी, वैज्ञानिक नियम। याद रखना है आपको, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इंग्लिश साइंटिफिक लॉज क्या होता है, अ साइंटिफिक लॉ इज अ स्टेटमेंट which describes a relationship between two or more natural phenomena. It always true under the certain condition. क्लियर हो गया। वैज्ञानिक नियम वह कथन है जो 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक घटनाओं के बीच में संबंध को बताता है। यह कथन कुछ निश्चित परिस्थितियों में हमेशा सत्य होता है। तो क्लियर हो गया। आ साइंटिफिक लॉज इज अ स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर नेचुरल फिनोमेना, इट ऑलवेज ट्रू अंडर द सर्टेन कंडीशन। यानी कि यह कुछ परिस्थितियों में हमेशा क्या होता है, सत्य होता है। तो दोस्तों ये था हमारा साइंस का पहला पार्ट। इस वीडियो को हम लोग मतलब इस चैप्टर को पूरे 2 पार्ट में कवर कर रहे होंगे। तो ये था पहला पार्ट, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। हिंदी, इंग्लिश, कहीं भी आपको कोई भी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो इसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर देंगे और हम कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करेंगे। अगर कहीं भी आपको यूपी बोर्ड, सीबीएसई में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो तो बताइएगा। आपका बोर्ड ही एकदम अलग कर देंगे, सीबीएसई बोर्ड अलग, यूपी बोर्ड अलग। मेरे हिसाब से कोई चीज़ आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आती तो हिंदी में आप समझ लेंगे तो उसको ट्रांसलेट करके लिख पाएंगे। तो सीबीएसई बोर्ड के लिए तो बहुत अच्छा सुनहरा है। आप हिंदी इंग्लिश में पढ़िए और हिंदी दोनों लैंग्वेज में समझ के आप पढ़ लीजिए, आप बहुत ही आसानी से आप एग्जाम में लिख पाएंगे। और यूपी बोर्ड वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको हिंदी से डिफिनीशन लिखी हुई है, आप आसानी से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए।
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सभी बुक के सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर वाइज पूरी प्लेलिस्ट आपकी बना दी जाएगी। आपको कहीं भी खोजने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको आपके पास पहुंचता रहेगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।